ये कहाँ का आपने बिखेरा अब तक? अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कला के माध्यम से दुनिया के मतलब 50 से ज़्यादा देशों में यात्रा की और लगभग हिंदुस्तान से कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर ली मैंने। और पंजाब में बार बार आने का अवसर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा प्रभाव पड़ रहा है आज के समय में कथक? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल क्या है कि लोगों के बीच में एक जिज्ञासा सी जागृत हो रही है कि भाई जब ये कला देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कला हम भी सीखें, क्योंकि बाकी आईटी है और नई टेक्निक दुनिया बढ़ रही है, तो इस तरफ भी क्यों ना बढ़ा जाए। तो इस तरफ बढ़ने की एक ख़ास वजह ये भी होती है कि वो सीखते तो हैं प्लस साधना करते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कलाओं को साधना करने की आवश्यकता है और वो करते हैं इसकी। गोरों में कितनी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है आजकल कथक को लेकर, तो कितना उत्साह देखा जा रहा है उनके अंदर बहुत उत्साह आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी पढ़ाई वगैरह तक भी छोड़ के इस पढ़ाई को करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं और बाकायदा अपना 4 साल 5 साल जितना समय दे सकते हैं वो दे के जाते हैं। कई तो ऐसे देखे हैं जो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि इस धरती और इस कला को छोड़ के हम वापस ही ना जाएं अपने देश। कई तो ऐसे बोलते हैं। और अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और कहाँ से कौन सी कंट्री से आते हैं और हिंदुस्तान में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे पास हिंदुस्तान के तो नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और साउथ से काफ़ी स्टूडेंट आते ही हैं, जुड़े हुए हैं। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 100 की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर होंगे जो दुनिया में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कथक को लेके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डांस जो है वो किसी जेंडर में नहीं है। कोई भी विद्या किसी जेंडर में होती भी नहीं है। वो खुली है, सबके लिए है और सर्वोपरि है। क्योंकि आप ये मत सोचें कि आप एज ए बॉय अगर डांस करेंगे तो आपकी छवि खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे परफॉर्मर बनेंगे तो लोग आपको देखने दूर दूर से आएंगे। और शर्माएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो आपका अपना नुकसान ज़्यादा है इससे। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਦੇ पंडित राजेंद्र जी। सत श्री अकाल सर, वेलकम टू लुधियाना लाइव। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। सो इतनी 7 समुंदर पार की यात्रा करके देश का नाम चमकाकर और आपके माथे पे तिलक भी लगा हुआ है जो तेज है एक, ये कहाँ का आपने बिखेरा अब तक? अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कला के माध्यम से दुनिया के मतलब 50 से ज़्यादा देशों में यात्रा की और लगभग हिंदुस्तान से कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर ली मैंने। और पंजाब में बार बार आने का अवसर मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे अब सर देश इतने सारे कंट्रीज़ में जो आपने जाके यात्रा की है, तो जो अपना जैसे कि योगा है तो आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, उसी प्रकार कथक में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे हैं और आपसे सीखते हैं और यहाँ तक कि हिंदुस्तान भी आते हैं आपकी क्लास लेने के लिए। सो कैसा प्रभाव पड़ रहा है आज के समय में कथक का? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल क्या है कि लोगों के बीच में एक जिज्ञासा सी जागृत हो रही है कि भाई जब ये कला देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कला हम भी सीखें, क्योंकि बाकी आईटी है और नई टेक्निक दुनिया बढ़ रही है, तो इस तरफ भी क्यों ना बढ़ा जाए। तो इस तरफ बढ़ने की एक ख़ास वजह ये भी होती है कि वो सीखते तो हैं प्लस साधना करते हैं।
जो सबसे अच्छी चीज़ है कि कलाओं को साधना करने की आवश्यकता है और वो करते हैं इसकी। देखो एक शब्द है कि विदेशी मूल के लोग हैं, और अगर हम हिंदी भाषा में कहें तो ये होता है गोरों में कितनी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है आजकल कथक को लेकर, तो कितना उत्साह देखा जा रहा है उनके अंदर? उनके अंदर बहुत उत्साह आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी पढ़ाई वगैरह तक भी छोड़ के इस पढ़ाई को करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं और बाकायदा अपना 4 साल 5 साल जितना समय दे सकते हैं वो दे के जाते हैं। कई तो ऐसे देखे हैं जो वो कहते हैं कि हमें लगता है कि इस धरती और इस कला को छोड़ के हम वापस ही ना जाएं अपने देश, कई तो ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, तो कहते हैं जब हम इतने सारे देश में जाते हैं वहाँ का खाना पीना रहना सहना उठना बैठना हर चीज़ कुछ किलोमीटर्स की दूरियों में बदलती जाती हैं। तो जब आप इतनी जगह में जाते हो तो सबसे प्यारे ऐसे कौन सी कंट्रीज है जो आपको वहाँ पर रहना खाना पीना और परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा? कहते हैं ना कि आज जो ये दिन है ये मेरे मेरे हमेशा ये परफॉर्मेंस मेरी यादगार रहेगी। कौन कौन सी कंट्रीज थी? ऐसा है कि वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे अमेरिका है, उधर चले जाएं साउथ अमेरिका, फिर कनाडा है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, लंदन आ जाएं, ब्रिटेन, फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यूरोप है और एशियन कंट्रीज़ है ही, ऑस्ट्रेलिया तक है और रशिया और ऑस्ट्रेलिया तो सब जगह गए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यूरोप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज़ है, वो छोटी छोटी कंट्री का अपना एक बहुत अच्छा कल्चर है और एक कल्चर जो खुद करता है वो दूसरे कल्चर को ज़रूर अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए बहुत अच्छा वहाँ जाके मुझे लगता है हमेशा। क्योंकि मेरे लगातार जो चाल सवार रहे हैं वो विदेशों को लेकर ही रहे हैं, उन लोगों पर रहे हैं, उनकी धरती को लेकर रहे हैं। वो इसलिए रहे हैं क्योंकि अब हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो हम विदेशी चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। उनके जो डांस है जुम्बा वगैरह उनको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको हमें बहुत अच्छा लगता है। और जबकि हमारे जो ये घर की चीज़ें हैं भांगड़ा कथक, इनसे हम थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है? एक तो ये है कि जैसे हमारा जो ये फोक आर्ट है, भांगड़ा है, लावणी है, राजस्थानी घूमर वगैरह है, इन डांस को और इधर आर्ट फॉर्म जो है क्लासिकल फॉर्म में हमारे देश में जितना बड़ा कल्चर और जितने फॉर्म हैं उतने पूरी दुनिया में नहीं है, हमारे एक देश में है ये हम दावे के साथ कहते हैं। तो नेचुरली हम लोगों को इस चीज़ की कदर है ना ये करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं, जो समझते हैं वो करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो बेचारे भ्रमित से रहते हैं कि ये करें या वो करें, और कभी भी इस चक्कर में कोई चीज़ पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अब आप विदेशों में चले और चाहे वो योगा है और चाहे वो इस्कॉन टेम्पल की हम बात करें तो वो चीज़ें लोग बहुत आसानी से उन चीज़ों को अपना रहे हैं। सोशल मीडिया आज का टाइम पे भरा पड़ा इन चीज़ों के साथ, और अपने लोग जो उन चीज़ों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, उनको बताना पड़ रहा है कि हाँ ये हमारा कल्चर है। लेकिन ये नहीं कि सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि लेकिन अब आज की पीढ़ी की बात करें तो वो ज़रूर उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अब लोगों में शायद जागरूकता आनी शुरू हुई है और उनको लगने लगा है कि जैसे पहले जो यहाँ ज़्यादा पढ़ता था या ज़्यादा किसी भी लाइन में जाना पसंद करते थे तो वो सोचते थे विदेश जाएंगे, वहाँ पे जाके कमाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। अब उल्टा हो रहा है, अब वापस इधर आना शुरू हो गए। उन्हें लगता है कि हम अपने देश की सेवा करें, हमको हमारे अंदर ये टैलेंट है तो वो टैलेंट विदेश जाके क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे। अच्छे डॉक्टर सब जाने बंद हो गए, अच्छे आर्टिस्ट भी ज़्यादातर नहीं चाहते हैं, काम कर आते हैं, लेकिन रहना तो यहीं पसंद करते हैं क्योंकि अपनी मिट्टी अपनी ही होती है। बिल्कुल सर, अगर बात करें बॉलीवुड की तो बॉलीवुड में एक समय था कि जब बहुत सारे क्लासिकल डांस दिखाए जाते थे, स्टोरी की डिमांड होती थी, लंबी मूवी होती थी 3-3 घंटों की। लेकिन अब समा बदला, डीजे आ गया, क्लब्स बन गए हैं, तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस नृत्य को कहीं ना कहीं पीछे लेके आ गई हैं? नहीं, दरअसल इस नृत्य, ये जो हमारा नृत्य है ये बॉलीवुड पे कभी डिपेंड था ही नहीं, ये मंदिरों पे डिपेंड था और आज भी ये मंदिरों में डिपेंड है ना, और मंच पे है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि मंच आ गया तो एक जो आर्ट आप एक स्टेज पे देखते हैं वो आर्ट आप मूवी में नहीं देख सकते वैसा। और जहाँ तक मूवी की सवाल है तो वो तो एक मार्केटिंग है, क्योंकि उसको तो अपने आवश्यकता पड़ेगी तो वो इस चीज़ को अपने साथ ग्रहण करते हैं, नहीं तो वो नहीं लेते इस चीज़ को। लेकिन मंच तो हमेशा ये चीज़ लेके चलेगा, अपने साथ लेके चलेगा। सो अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो अब तक आपने कितने स्टूडेंट्स को जो है इस लाइन में निपुण बनाया है, और अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, और कहाँ से कौन सी कंट्री से आते हैं, और हिंदुस्तान में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे पास हिंदुस्तान के तो
नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और साउथ से काफ़ी स्टूडेंट आते ही हैं, जुड़े हुए हैं। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 100 की तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर होंगे जो दुनिया में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कथक को लेके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक विदेश से आने वाली बात करें तो वो अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं, चाइना से, रशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और इवन पाकिस्तान से भी। तो वो आके किसी न किसी रूप में नृत्य के माध्यम से, नृत्य सीखने की इच्छा से मेरे से जुड़े हुए रहते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है आपके पास आने के लिए, कैसा लगता है ऐसे बच्चों के लिए? बहुत अच्छा, क्योंकि आईसीसीआर सरकार की तरफ से एक ऐसी संस्था है जो अगर विदेश से कोई आना चाहते हैं तो उनको बाकायदा आईसीसीआर पूरी फैसिलिटी देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो अच्छा लगता है क्योंकि सरकार प्रोत्साहन दे रही है कला को भी, और इस कला को दूसरे देश में विकास हो और उसके लिए स्टूडेंट को चांस मिले, वो सरकार दे रही है। अभी तक आप कितने आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर चुके हैं? मैंने कई आर्टिस्टों के साथ परफॉर्मेंस की है, जिनमें अगर आप सोचें तो भरतनाट्यम में सरोजा वैद्यनाथन जी हैं, रमा वैद्यनाथन हैं, रंजना गौर जी ओडिसी की डांसर हैं, और दीप्ति ओमश्री भल्ला जी जो मोहिनीअट्टम की डांसर हैं। प्लस अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो उनमें बड़े आर्टिस्टों में जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं, कुमार बोस जी हैं, और आनंदो चटर्जी हैं, तो योगेश शमशी जी हैं। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन लोगों के साथ वादन में या नृत्य में ज़रूर मैंने काम किया साथ में। बिल्कुल। और अगर बात करें स्पीक मैके की, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबे समय से हम इनके साथ जुड़े हैं। हाँ, स्पीक मैके एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। वो ये कार्य कर रही है क्योंकि जो आर्टिस्टों को बच्चे जाके नहीं देख सकते, उनके लिए उन आर्टिस्टों को स्पीक मैके लेके आता है, और समय समय पे हर किसी न किसी रूप में उनको अवसर मिलता है, बच्चों को खासकर, क्योंकि इस उम्र से ही उनको अगर ये देखना और सीखना या समझना आ रहा है तो वो बड़े होके कम से कम जानेंगे तो सही कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। अन्यथा संस्कृति नहीं तो उसकी पहचान नहीं। जो स्टूडेंट्स इस लाइन में आना चाहते हैं लेकिन किसी शर्म के कारण आ नहीं पाते, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जो कथक है वो महिलाओं का नृत्य है, डांस है, तो वो जो महिलाओं के डांस के कारण बोला जाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डांस जो है वो किसी जेंडर में नहीं है। कोई भी विद्या किसी जेंडर में होती भी नहीं है। वो खुली है, सबके लिए है और सर्वोपरि है। क्योंकि आप ये मत सोचें कि आप एज ए बॉय अगर डांस करेंगे तो आपकी छवि खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे परफॉर्मर बनेंगे तो लोग आपको देखने दूर दूर से आएंगे, और शर्माएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो आपका अपना नुकसान ज़्यादा है इससे। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि घुंघरू जो है सिर्फ महिलाएं ही पहनती हैं, पुरुषों के लिए घुंघरू नहीं बने। पुरुषों के लिए बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकते हैं, तो ये उन्हीं के लिए होता है। नहीं, अब जेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती, महिलाएं प्लेन नहीं चलाती, महिलाएं आर्मी में नहीं है, महिलाएं सब जगह हैं। तो वैसे ही पुरुष भी सब कार्य कर सकते हैं, और बल्कि शिव तो पुरुष हैं, उन्होंने पहने घुंघरू, श्री कृष्ण भगवान जी ने भी घुंघरू पहने हैं। तो ये धारणा थोड़ी सी शायद सोचने में बदलने वाली है, और बदल भी रही है। अब लोग काफ़ी निकल के आ रहे हैं। और बहुत सारे कुछ प्रश्न हम ऐसे हैं कि 2 मिनट में करेंगे जो आपकी अब प्रोफाइल में है। ये तो वो चीज़ें थी कि जो आपने अब तक की हैं देश के लिए, और हमारे यहाँ पर आप यहाँ पर पहुँचे, और क्या क्या आपका सपोज करो कि अभी तक का जो रूटीन है आपका वो रहा। सो अगर बात करें हम, आपका जन्म कहाँ पे, अपनी स्कूलिंग कहाँ की और उसके बाद कॉलेज कहाँ पे? देखिए, मैंने जन्म मेरा जोधपुर में हुआ, और क्योंकि 4-5 साल की उम्र के बाद हम दिल्ली आ गए थे, तो स्कूलिंग जो फिर दिल्ली में ही हुई। फिर मैंने कथक केंद्र से डिप्लोमा, फिर पोस्ट डिप्लोमा, दोनों मैंने कथक केंद्र से अपना कंप्लीट किया। इसके साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा भी मैं अपने पिता और मेरे गुरु कुंदन लाल गंगानी जी गुरु रहे हैं, तो घर से भी चलती रही, और एक इंस्टीट्यूशनल भी मेरी शिक्षा पूरी हुई। तो जब हम बड़े हो रहे होते तो उस समय हमारी सोच में नहीं होता, क्योंकि जो काम पिताजी कर रहे थे शायद मुझे वो चीज़ अच्छी ना लगे, क्योंकि मेरे में अभी वो सोच नहीं है। मैं उस लेवल का सोच नहीं रहा कि मैंने बड़े होकर नौकरी भी करनी। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी खेलना ही है, और पिताजी से पैसे मांगने कि मेरे को यहाँ घूमने जाना, ये खाना और वो पीना है। तो इस समय में निकलते हुए जब आप बड़े हुए, तो पिताजी तो अपना कार्य कर रहे थे क्योंकि उन्होंने आपको पालना है, अपने परिवार को चलाना है।
तो लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें 100% आनी, कहते हैं ना कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है बच्चा वो चीज़ ज़्यादा अच्छी करता है, तो आपके अंदर ये चीज़ कब आई कि नहीं मुझे भी अब इस लाइन में जाना, मैं समझ जिसको बोल लेंगे? हाँ, जैसे ही मैंने डिप्लोमा जॉइन किया, तो क्योंकि उससे पहले मैं सीख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या और कर उस रहा समय हूँ। आप क्या करना चाहते थे दूसरे दोस्तों को देखकर? नहीं, जब मैं उस वक़्त जब मैं कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ और जहाँ-जहाँ मुझे पिताजी ले जा रहे हैं वहाँ मैं परफ़ॉर्म करता था। लेकिन जैसे मैंने जब डिप्लोमा जॉइन किया, कि ऑनर्स कोर्स जॉइन किया, तो मुझे लगा कि मुझे अब इस पे फ़ोकस करना है, और ये फ़ोकस करके मुझे, जब मैं लोगों को देखता था कि कई लोग हैं जो मेल डांसर हैं, उन लोगों को वो देखना नहीं पसंद करते थे, तो मैंने ये अपने अंदर एक संकल्प लिया कि मैं एक मेल डांसर की इज़्ज़त भी करवाऊँगा और उसे स्थापित भी करना है कि वो मेल डांसर भी डांस कर सकता है और आप भी डांस कर सकते हैं एज़ ए मेल डांसर। क्या उस समय जब आप ये डिप्लोमा कर रहे थे तो उस समय वो 100% आपके अंदर नहीं था कि मैंने इस पे आना है, शुरू उस पे ज्वाइन करना है इस बार डिप्लोमा, तो उस दौरान आपने कहीं पे नौकरी भी की उस समय? नहीं, मैंने नौकरी नहीं की, मैंने ये मैं करता रहा, लेकिन क्या होता है कि जब आप करते रहते हैं ना, अच्छा उस वक़्त वो ज़माना भी ऐसा था जब हम उस उम्र में से गुज़र रहे थे, तब हमें ये नहीं पता था कि प्रोफ़ेशनल किसे क्या कह के हम आई एम ए प्रोफ़ेशनल डांसर, अब आज ये शब्द सुनते हैं। उस समय लगता था कि हम ये करते हैं, ये हमें ये करना है बहुत और जब तक आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो आप उसे करते हैं, उससे क्या होगा ये आपको उस वक़्त पता नहीं होता है। ये बाद में पता लगता है कि इससे एक आप व्यावसायिक तौर पे भी इसे अपना रहे हैं। अच्छा, आपने ज़िंदगी भर कभी नौकरी नहीं की? मैंने अपनी नौकरी सिखाने में ही की, और वो भी मेरी कहना चाहिए सॉरी कि ये किस्मत से जल्दी, जैसे मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया 3 महीने के बाद ही मुझे सिखाने का और उसी इंस्टीट्यूशन में सिखाने का अवसर मिला जिसमें आज तक सिखा रहा हूँ, कथक केंद्र। अरे क्या बात है! तो कहते हैं इंसान को अपनी जो पहली तनख्वाह होती है कभी नहीं भूलती, तो आपके उस समय में कौन सा सन था और कितनी तनख्वाह उस समय पे? वो 84 की बात है, और मुझे याद है कि मुझे पहली सैलरी मिली थी। उस वक्त वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे शुरू हुआ था, तो वो मुझे 1800 रुपये दिए गए, और वो ले जाके मैंने सीधे अपने गुरु के चरणों में रखे कि ये पहली नौकरी की पहली कमाई गुरु आपके चरणों में समर्पित है। मुँह मीठा गया, कुछ खाया उस दिन, कुछ लिया? गुरुजी ने हमारे यहाँ वो पार्टी वाली सिस्टम तो होता नहीं था। गुरुजी ये कहते जाओ प्रसाद ले आओ और ऐसे 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ और सबको बांटो, और यही एक पार्टी थी। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि 100 साल बाद एक बीमारी हमारे देश में आई कोविड की, जिसने दुनिया भर को हिला दिया, तो उस समय कह लो कि ये तकनीक है जो सोशल मीडिया की, तो उसने इन सब चीज़ों को जीवित रखा। कैसा रहा उस समय का दौरान, कोविड के समय में जब सब ज़ूम मीटिंग कर रहे थे, ज़ूम ऑनलाइन ऑफलाइन सब क्लासेस चल रही थी घर पर ही? नहीं, तो उस वक्त ऐसा रहा कि ये इस चीज़ ने बहुत सहारा दिया, जी। क्योंकि अगर ये क्या हुआ कि इससे कम से कम जुड़े तो रहे एक दूसरे से, वरना ऐसा लग रहा था कि भूल जाएंगे, क्योंकि ये कर्तव्य की विद्या है। आप जो भी चीज़ करते हैं वो होती रहती है। अगर ये होना बंद हो जाए तो आपका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं जाके वो डाउन होना शुरू हो जाता है, मॉरल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हमने बच्चों का मॉरल बनाए रखा और अपने आप को भी बांधे रखा। हाँ, ये है कि जितने सामने जैसे खड़े होकर जैसे सिखाना या सीखना होता था, उस पर थोड़ा प्रभाव तो पड़ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि इससे जुड़े रह गए सोशल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। ऐसा कौन सा ड्रीम है जो अभी आप पूरा हुआ नहीं और आप चाहते हैं कि मैं इसको ज़रूर एक दिन करूँगा? नहीं, मेरा एक यही ड्रीम है कि ये जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति जन जन तक इस तरीके से पहुँचे कि उसकी रेस्पेक्ट जो है वो आदमी सुने कि भरतनाट्यम हाँ, कथक के हाँ, ओडिसी के हाँ, ये और हमारे फोक आर्ट, ये सब हमेशा ज़िंदा रहें। ये ना हो कि इसके ऊपर कोई दूसरी संस्कृति इतनी ज़्यादा सवार हो जाए कि वापस हम गुलामी के बेड़ियों में जकड़े जाएं, क्योंकि संस्कृति के बिना हम जीत नहीं सकते। बिल्कुल। कितना ज़रूरी है इसको पढ़ना, इसके कोर्स करने आज के समय में, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं जो पैसे पे नहीं कर पाते, वो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने वाली क्लास अटेंड करते हैं और उसके बाद अपना शौक कंप्लीट करके उसको दोबारा सिखाना शुरू कर देते हैं आगे। वो देखिए, मजबूरियाँ तो आ सकती है, मैं इससे बिल्कुल
अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब सरकार ने भी स्कॉलरशिप स्कीम दे रखी है। हमारे यहाँ का दिल्ली कथा केंद्र में स्कॉलरशिप्स मिलती है बच्चों को, और सुविधाएं दे रही है सरकार। सरकार काफ़ी चाहती है कि बच्चे अगर जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में सहायता दी जाए। ये अलग बात है कि वो बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है। और बात करें अगर स्कूल की, तो आज स्कूल में बच्चों में कितना उत्साह देखा गया और कैसे आपकी परफॉर्मेंस शुरुआत हुई और समापन आप कैसे हुआ और क्या क्या एक्टिविटी आज आपने की स्कूल? नहीं, यहाँ DAV मतलब इसमें DP दिल्ली पब्लिक स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में बहुत अच्छे बड़े जो बच्चे की एक जो देख रहे थे उनकी एकाग्रता थी, और उससे ये महसूस हो रहा था कि वो बहुत ध्यान से हर बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो फील भी कर रहे हैं। क्योंकि संगीत और नृत्य वो चीज़ है जो कम से कम महसूस भी होनी चाहिए। खाली देख के हम जैसे एक सिनेमा को देख के बाहर आ जाते हैं, वो नहीं। आप देख के उसे ले जाते हैं, वो है। वो आपके मन में असर करे, आपके कानों में गूंजे, आपकी आंखों में दिखाई देता हो। वो उस तरीके से बच्चे देख रहे थे, और उन्होंने बहुत तन्मयता से साथ दिया और बहुत अच्छे तरीके से सवाल जवाब भी पूछ रहे थे। सो लुधियाना लाइव के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि लुधियाना का जो ये स्पीक मैके का चैप्टर है, बहुत एक्टिव चैप्टर शुरू से रहा है, और पंजाब अपने आप में रहा है। ये पंजाब में काफ़ी बार आना जाना रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब जो है, लुधियाना भी इसके साथ इंक्लूड है, वो मंचीय प्रदर्शन के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म खड़ा करे कि यहाँ के बच्चों का टैलेंट देखें, और बाहर के अच्छे आर्टिस्ट भी यहाँ के वक्त पे, समय समय पे एक दूसरे, क्योंकि कला लेन देन की चीज़ है कि भाई आप उसको देखोगे तो उससे कुछ लिया आपने, आपको किसी ने देखा तो आपसे भी कुछ लिया, तो ये कला विकास करेगी। और ये विकास लुधियाना की जनता से मैं अपील करूँगा कि वो एक मंच खड़ा करे और कला का विकास करे। और जाते आते लुधियाना लाइव के दर्शकों को ये नया साल आने वाला, उनको नए साल की मुबारकें भी दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत, कल गुरु पर्व गया है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं, और जो आने वाला नववर्ष है उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अपने कार्य में मजबूत रहें। जहां आपको पहुंचना है, इरादे मजबूत हो तो चांद पे पहुंचने के कभी सपने देखा था, आप पहुंचने लगे। तो आप सब भी पहुंच जाएं। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड हैप्पी न्यू ईयर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सो दोस्तों, ऐसे कि पंडित रजिंद्रा जी जिन्होंने दसिया अपने दिलों की गल्लां तुहाडे नाल कीतियां सांझियां। सो आस करते कि तुहानूं साडा प्रोग्राम बहुत ही वधिया लग्या। अपने शहर की सफाई रखो, अपने माता पिता ध्यान रखो, मेरे छोटे भैन भरा पढ़ते लिखते रहन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया सो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो लुधियाना लाइव के पेज लाइक करो, सबसक्राइब करो, और प्रोग्राम वधिया लगे सो प्लीज़ शेयर जरूर करो। सो कैमरा पर्सन सेवा सिंह दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।